तो ये खुल गया, ये पीपीटी खुल गया सबके सामने, जो नोट्स था। अचल, खुल गया आपके सामने? यस सर। चलो ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग मटेरियल साइंस में फेरस मेटल्स के बारे में। आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल दोनों है। तो आज हम लोग फेरस मेटल के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फेरस मटेरियल, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी एक बार बताया है कि फेरस मेटल क्या होता है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन से हम लोग देखते हैं। फेरस मेटल एक्चुअल में एक ऐसा ऐसा मटेरियल होते हैं जिसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, या केवल आयरन की ही मात्रा पाई जाती है। ऐसे मटेरियल या ऐसे मेटल कहलाते हैं फेरस मेटल, है ना। नाम से ही आपको जो है यहाँ पर आपको पता लग रहा है, फेरस, फेरस का मतलब होता है आयरन। तो जिस मेटल में आयरन होगा उसको हम लोग बोलेंगे फेरस मेटल। ठीक है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है, एग्जाम में नहीं आती है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि फेरस मेटल एक्चुअल में होते क्या है ना। एग्जाम में जो आने वाला पॉइंट है वो आते हैं फेरस मेटल कितने टाइप के होते हैं ना। तो जो फेरस मेटल के टाइप है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका पिग आयरन, ठीक है। दूसरा है आपका कास्ट आयरन, और तीसरा है रॉट आयरन, और चौथा है स्टील। ये जो है चारों टाइप, ये चारों टाइप एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इसलिए चारों टाइप के बारे में आपको हमेशा याद रहना चाहिए। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जॉब हो, तो उसके बारे में आपको इन चारों टाइप्स के बारे में आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा सा नॉन फेरस के बारे में डेफिनेशन जान लेते हैं। नॉन फेरस क्या होता है? ऐसा मेटल जिसमें आयरन के पार्टिकल्स नहीं होंगे। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। आयरन मतलब Fe, ठीक है। Fe के पार्टिकल जिसमें नहीं होंगे वो होंगे आपके नॉन फेरस, है ना। अब नॉन फेरस में कौन कौन से मेटल आते हैं आपके? जैसे आपका एल्यूमिनियम है ना, आपका मैग्नीशियम है, निकिल है। इसमें क्या होते हैं कि इसमें आयरन जो है नहीं पाया जाता है, इसके लिए इसे हम लोग बोलते हैं नॉन फेरस मेटल, है ना। तो डेफिनेशन से हमें क्या पता लगा? फेरस मेटल क्या हो गया? ऐसा मेटल जिसमें आयरन या Fe पाया जाए। नॉन फेरस मेटल ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें आयरन या Fe अवेलेबल नहीं होता, वो होता है आपका नॉन फेरस मेटल। ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है कास्ट आयरन, है ना। कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन देखिए, एक तो फेरस मेटल आपको मिल गया। फेरस मेटल आपको ने जैसे फिर जिसमें आयरन के कंटेंट है वो हो गया आपका फेरस मेटल। उसको हम लोगों ने आगे डिवाइड किया इन चार पार्ट में, जिसमें जो पिग आयरन होता है वो होता है आपका कौन सा? आयरन अयस्क जिसे बोलते हैं, वो होता है आपका पिग आयरन। ठीक है। उसके बाद आता है पिग आयरन के बाद आपका आता है कास्ट आयरन, जो सेकंड स्टेज आती है। भाई पिग आयरन होता है प्योर मेटल, है ना, जिसमें किसी भी तरह की कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती है। लेकिन जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन में होता है कि इसमें कार्बन कंटेंट भी मिला दिया जाता है कुछ मात्रा में, जिसकी वजह से ये बन जाता है कास्ट आयरन, है ना। और इस कार्बन कंटेंट के मिलाने की वजह से क्या होता है कि इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है ना, ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसके लिए जो है यहाँ पर ये टाइप चेंज हो गया। ऐसे आगे और भी धीरे धीरे टाइप ये चेंज होते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग बात करते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है? जो उसका मेन जो कंटेंट होता है वो होता है आपका कौन सा? आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है। ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है कि कास्ट आयरन आयरन और कार्बन का इवोटैक्टिक एलॉय है। ठीक है। इवोटैक्टिक जो है एक सिचुएशन होती है, एक कंडीशन होती है, जो आयरन कार्बन डायग्राम में हमें पता लगती है। ठीक है। तो उसको जब हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम जब आगे और अभी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। लेकिन जो एज पर डेफिनेशन जो हम समझें इसको, तो एज पर डेफिनेशन ये होता है आयरन और कार्बन का मिक्सचर। ठीक है। जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है कितना? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो आपको आयरन कार्बन डायग्राम याद है? या आयरन कार्बन डायग्राम चलो मैं एक बार फिर से खोलता हूँ। इसमें आप देखेंगे कहाँ पर वो फिट बैठता है। ठीक है। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, ये आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। दूसरा, ये इवेटैक्टिक कंडीशन में पाया जाता है। और तीसरा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके नीचे ये पाया जाता है। ठीक है। मतलब भाई 723, आपको पता है 723 पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है।
प्लास्टिक कंडीशन में आ जाता है। 723 के बाद जैसे ही 1199 तक पहुंचेंगे तो ये इवरटैक्टिक मिक्सचर कास्ट आयरन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको? चल, हाँ, तो ये जो डेफिनेशन है ये पूरी कई बड़ा एक बड़ा पैराग्राफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ये लाइन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें जो कार्बन जो कंटेंट होता है, जो कार्बन की जो मात्रा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। ये अक्सर आपका मल्टीपल चॉइस में या कंपटीशन एग्जाम में आता ही आता है ना। तो जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो होती है आपकी 2 से 4.5% तक कार्बन पाया जाता है कास्ट आयरन में। ये हमेशा याद रखना है। आया था, टेस्ट में आया था। हाँ, टेस्ट में आया। वर्कशॉप में। हाँ, यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आपका चलो डिक्लेयर हो गया कि ये आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी आगे जैसे जैसे और भी हम आगे पढ़ते जाएंगे आयरन के टाइप, तो हर आयरन में कार्बन की परसेंटेज मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब स्टील या एलॉय स्टील में आएंगे तो उसमें दूसरे कंटेंट की मात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखना जरूरी है और लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब कार्बन कंटेंट की मात्रा आपको पता लग गई, 2 से 4.5% तक कार्बन कंटेंट होता है कास्ट आयरन में। इसके अलावा कुछ मात्रा में इसमें सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज और फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है, मात्रा बहुत कम होती है, पॉइंट्स में होती है। जैसे 0.1 है, 0.2% है ना, 0.4% है। ठीक है, इस तरह परसेंटेज की मात्रा होती है। ठीक है, आयरन के बाद जो सबसे अधिक इसके गुणों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है इसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा, जो है 2 से 4.5% तक। ठीक है, ये ये लाइन विशेषकर याद रखना है। ठीक है, अब क्या होता है, अब चूंकि कार्बन की परसेंटेज मात्रा ज्यादा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ जाता है कि कास्ट आयरन की ब्रिटलनेस का जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण क्या होता है, तो वो क्या होता है, कार्बन कंटेंट। कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, मटेरियल की ब्रिटलनेस, भंगुरता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसी वजह से जो कास्ट आयरन होता है वो क्या होता है, वो ब्रिटल होता है, भंगुर मटेरियल है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या करते हैं, इसको ऐसी जगह यूज नहीं कर सकते हैं जहां पर बहुत झटके सा झटका लगे या किसी तरह का टेंसाइल लोड लगाया जाए। ठीक है, देखो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो मटेरियल ब्रिटल होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा अच्छी होती है, और जो मटेरियल डक्टाइल होगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा बहुत अच्छी होती है। ये दोनों पॉइंट हमेशा डिफरेंस याद रखिए, और चाहिए तो पेपर पे लिख लीजिए आप लोग। ये कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने इसमें लिखा नहीं है, बट इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते याद आते हैं कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो ब्रिटल मटेरियल होगी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा अच्छी होगी। ठीक है, और जो डक्टाइल मटेरियल होगा उसकी हमेशा टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन देखो इसमें आ गया, ये देखो आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन क्या है, इसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि मटेरियल ब्रिटल है, भंगुर मटेरियल है, इसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होगी। दूसरा, अब कार्बन कंटेंट उपस्थित है जिसकी वजह से इसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी, इसकी वजह से बियर रजिस्टिविटी भी अच्छी होगी। बियर मतलब होता है घिसाव। आप किसी भी चीज़ से जब उसको घिसना शुरू करेंगे तो कार्बन की जितनी मात्रा ज़्यादा होगी उसमें घिसाव उतना कम होगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है, एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी, मतलब आप इसको आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये तीन जो मुख्य गुण है, ये तीन मुख्य गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्वेश्चन में आंसर में लिखना है। ठीक है, और इसकी वजह से जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन का जो सबसे मैक्सिमम यूज है वो किया जाता है किसमें, मैन होल के ढक्कन बनाने के लिए, पहला। दूसरा, जो रेलवे इंजन में जो यूज किए जाने वाले जो ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक शू, उस ब्रेक शू में भी कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एग्जाम्पल में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब आते हैं टाइप ऑफ कास्ट आयरन। अब टाइप ऑफ कास्ट आयरन में कास्ट आयरन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सबसे पहला आपका ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, फिर आता है आपका व्हाइट कास्ट आयरन, फिर मैलेबल, डक्टाइल। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आता है, नोडुलर कास्ट आयरन और एलॉय कास्ट आयरन। इसके हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, चिंता मत कीजिए, ये है सारे कास्ट आयरन, इसमें मैंने वर्णन किया हुआ है इसका। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रे कास्ट आयरन के बारे में, है ना। तो ग्रे कास्ट आयरन, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, ग्रे कलर का होगा ये। अब ग्रे कलर का कैसे होगा, आप किसी भी कास्ट आयरन को लेके जब आप उसको तोड़ेंगे हैमरिंग करके,
अगर उसका कलर ग्रे कलर का दिखाई देता है तो वो होता है ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है। अब ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है कि जो कार्बन होता है, देखो कास्ट आयरन में कार्बन की उपस्थिति, ठीक है, उसके गुणों को प्रभावित करती है, उसके रंग को प्रभावित करती है, उसके ओवरऑल जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब को प्रभावित करने का जो मुख्य कारण है वो होता है कार्बन कंटेंट की उपस्थिति। अब ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है वो कार्बन होता है क्या, फ्री ग्रेफाइट के रूप में। ये लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम्पल में, तभी आप उसके कलर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो द ग्रे कलर इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। ठीक है, ये ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है, चल कि कार्बन कंटेंट फ्री ग्रेफाइट के रूप में उपस्थित होता है, यस जिसकी सर। वजह से इसका जो कलर है वो होता है ग्रे कलर का। ठीक है। अब इसमें मैंने ज़्यादा कुछ डेफिनेशन में नहीं डाला क्योंकि डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो सबसे था वो यही था। उसके बाद कार्बन की परसेंट, जो बाकी एलिमेंट है उनकी परसेंटेज मात्रा वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बन की परसेंटेज मात्रा इसमें होगी 3 से 3.5%। ठीक है। फिर बाद में सिलिकन, सिलिकन होगी 1% से 2.75%। मैग्नीज 0.4 से 1%। फास्फोरस 0.15 से 1%। आप देखेंगे कि कार्बन से परसेंटेज वैल्यू शुरू होती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परसेंटेज वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन इसमें एक नोटिस करने वाली बात ये है कि जो ये एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर, ये कास्ट आयरन के कितने भी टाइप हो जाए उसमें ये कॉमन एलिमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप कास्ट आयरन के बारे में डेफिनेशन कोई भी लिखते हैं, आपको कुछ याद आए या ना आए, ये जो 5 कंपोनेंट है कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर, इनको आपको आंख बंद करके लिखना है कि ये एलिमेंट तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये मटेरियल साइंस है। मटेरियल साइंस में इस तरह की रीडिंग को याद करना बहुत ही टफ काम है, पहला। और दूसरा, अगर आप इसकी परसेंटेज वैल्यू में जरा सा भी ऊपर नीचे कर देंगे तो उसमें टाइप ऑफ कास्ट आयरन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे, ये ध्यान रखिए हमेशा कार्बन की परसेंटेज वैल्यू हमेशा सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर सिलिकॉन की उससे कम, मैग्नीज की उसके कम, फास्फोरस की उससे कम, सल्फर की उससे कम। तो ये क्या, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमेशा जब आप याद करेंगे तो ऐसे ही याद कीजिए, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, आप इस क्रम में लिखेंगे तो कभी भी आप परसेंटेज वैल्यू आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। और जब आप इनको सबको जोड़ देंगे, जैसे मान लो एक कोई कास्ट आयरन लिया गया जिसमें कार्बन की जो मैक्सिमम परसेंटेज वैल्यू है वो है 3%, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है 3%, सिलिकॉन की 1%, मैग्नीज की 0.4, फास्फोरस की 0.15 और सल्फर की 0.02। आप इनको सबको जोड़ दीजिए, 3 को 1 को 3 1 4। ठीक है, और 0.4 तो 4.4। ठीक है, प्लस 0.15 तो कितना हो गया ये हो गया 4.55। ठीक है, अब 0.02, अब ये कैसा हो जाएगा 4.57। तो ये टोटल परसेंटेज होगा कितना, ये एलोइंग एलिमेंट का 4.57। जब इस 4.57 को जब आप 100 से माइनस करेंगे तो जितना परसेंटेज वैल्यू बचेगी वो होगा आपका आयरन। ये हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह परसेंटेज वैल्यू ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो आप 4.57 को जब आप माइनस करेंगे 100 से तो कितना आएगा, 95.5। 95.5। ठीक है, तो 95.5% जो होगा वो होगा आपका क्या, आयरन। ठीक है, और 95.5 के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, ये सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ चीज़ों को याद रखने का और चीज़ों को लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि मटेरियल साइंस में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए ज़्यादा मैंने थ्योरी वोरी नहीं रखा है, केवल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही रखा हुआ है ना। ये स्लाइड, ये जो है आज का टॉपिक, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, दूसरा जो मुख्य गुण है, दूसरा क्या है, इस अब चूंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, और डक्टिलिटी नहीं होगी। ये ध्यान रखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ का रिलेशन है डक्टिलिटी से। मटेरियल जितना ज़्यादा डक्टाइल होगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, मतलब उसको उतना ज़्यादा खींचा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं व्हाइट कास्ट आयरन में। अब व्हाइट कास्ट आयरन क्या होगा, ऐसा आयरन जिसको तोड़ने पर
इसका कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे, ठीक है, वो होता है क्या, व्हाइट कास्ट आयरन। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन ग्रे कलर का होगा, व्हाइट कास्ट आयरन आपका व्हाइट कलर का होगा। लेकिन अब इसमें आप देखेंगे, अगर हम परसेंटेज वैल्यू के बारे में बात करें, तो जो मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन की परसेंटेज वैल्यू अगर जरा सी भी आप ऊपर नीचे कर देंगे तो टाइप ऑफ आयरन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें, यहाँ कार्बन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 2% से 2.3% है। अब देखिए कितना डिफरेंस है, ग्रे कास्ट आयरन में 3% से 3.5% था, और यहाँ पर कार्बन जो व्हाइट कास्ट आयरन है इसमें हो गया 2.3% हो गया ना। तो ये यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू आपकी चेंज हो गई। तो ये परसेंटेज वैल्यू आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अलग अलग बुक में ये परसेंटेज वैल्यू थोड़ी थोड़ी वेरी करेंगी, ठीक है। हो सकता है किसी में 2.1% दिया हो, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें, ऑन एवरेज देखें, तो वो एवरेज जो है आपका यही आएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग परसेंटेज वैल्यू दी हुई है ना, तो इसमें घबराओ मत, है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन की परसेंटेज वैल्यू देखिए, ग्रे कास्ट आयरन में 1% से 2.75% थी, यहाँ पर ही घटकर रह गई कितनी, 0.85 से 1.2% तक रह गई, घट गई, ठीक है। उसी तरह अब क्रम भी देखते जाइए, देखो कार्बन सिलिकॉन मैग्नीज फास्फोरस सल्फर, इसमें भी वही क्रम है, कार्बन सिलिकॉन मैग्नीज फास्फोरस सल्फर, ठीक है, क्रम वही है, कल परसेंटेज वैल्यू ही चेंज हो रही है। मैग्नीज हो गई आपका कितना, यहाँ ग्रे कास्ट आयरन में कितना था, 0.4 से 1%, और यहाँ पे कितना हो गया, 0.1 से 0.4% हो गया, ठीक है, घट गई ना वैल्यू। उसके बाद फास्फोरस 0.005 से 0.02% हो गई, ठीक है। और उसी तरह सल्फर हो गया आपका 0.12 से 0.35%, ठीक है। तो इस तरह ये परसेंटेज वैल्यू हमेशा वेरी करती रहेंगी, और जब इसको जोड़ के और जब 100 से आप माइनस करेंगे तो वो आपकी रेस्ट आयरन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, 100 से इसके लिए माइनस किया जाता है क्योंकि हम लोग जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इसीलिए 100% माना जाता है। 100% में आप इसको सबको माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो होगा आपका रेस्ट ऑफ द आयरन, ठीक है। ठीक है दीपिका, यस ओके। अचल का यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर। ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। अब जो व्हाइट का आयरन, अब चूंकि इसका कलर व्हाइट कलर का होता है, तो उसका जो मुख्य रीजन होता है वो होता है कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में पाया जाता है, जिसे सीमेंटाइड भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था कि ग्रेफाइट एक ऐसा मटेरियल होता है जो मेटल के में भंगुरता के गुण को बहुत तेजी से डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट, ये सीमेंटाइट या कार्बाइड बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है ना, जिसकी वजह से जो भंगुरता का गुण आ जाता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने ये पर्टिकुलर लाइन लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो कार्बन है वो ग्रेफाइट के रूप, सॉरी, कार्बाइड के रूप में पाया जाता है, जिसे हम लोग सीमेंटाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हम सीमेंटाइड आयरन कार्बन डायग्राम में आप देखेंगे, देखिए 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इस 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में सीमेंटाइड देखिए कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, सीमेंटाइड प्लस लिडेबेरोइट, ठीक है, गामा प्लस Fe3C, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका जोन है, ये वाला जो जोन है, ये जोन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के जस्ट नीचे है, और इसी जोन में आपका कास्ट आयरन का ही निर्माण हो रहा है, जिसमें ग्रेफाइट, आपका सीमेंटाइट, सारे एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब तो किसी का कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं सीमेंटाइट का निर्माण कैसे होता है। सीमेंटाइट का जो निर्माण होता है या कार्बाइड का जो फॉर्मेशन होता है, वो होता है जो आपका पिघली हुई धातु होती है, जो फर्नेस में जो आप धातु पिघलाते हैं, उस पिघली धातु को अगर आप अचानक ठंडा करना शुरू कर दें, अचानक ठंडा करें, ठीक है, टेम्परेचर रेट जो है, टेम्परेचर डिक्रीजिंग जो रेट है, अगर आप उसको ज़्यादा कर देंगे तो उसकी वजह से सीमेंटाइट स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, व्हाइट कास्ट आयरन का निर्माण होगा, ठीक है। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, व्हाइट कास्ट आयरन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और कंप्रेशन जो है ऊपर वाले ग्रे कास्ट आयरन से थोड़ी सी जो है कम होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है, ये भी एक तरीके का व्हाइट कास्ट आयरन होगा, ठीक है, जो कैसे बनेगा, मोल्टेन मेटल को बहुत तेजी से ठंडा करने की वजह से बनेगा, ठीक है।
इसलिए इसे बोलते हैं चिल्ड कास्ट आयरन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आयरन होता है, अब इसे इस लाइन में आते हैं, ऑल कास्ट आर चिल्ड एट देयर आउटर स्किन बाय कांटेक्ट ऑफ द मोल्टन आयरन विद द कूल सैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक्चुअली इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट ही है। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना हमेशा कि जब मोल्टन मेटल को अचानक बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है तो उसमें चिल्ड कास्ट आयरन का निर्माण होता है। ठीक है, और चिल्ड कास्ट आयरन के निर्माण का जो मुख्य रीजन है, मुख्य रीजन ये है कि जब आप मोल्टन मेटल को समझिएगा फर्नेस से निकाल कर जब कास्टिंग के लिए जब सैंड मोल्ड में डालते हैं, ठीक है, बालू की जो मोल्ड बनाया जाता है, आपको आपने पढ़ा होगा लास्ट सेकंड सेमेस्टर में, या अभी पढ़ेंगे फाउंड्री में। सैंड मोल्ड में जब डाला जाता है तो सैंड मोल्ड जो है क्या करता है कि बहुत तेजी से इस पिघली हुई धातु को ठंडा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये चिल्ड का होती है। और जनरली ये जो चिलिंग का प्रोसेस है ये हमेशा मेटल के सरफेस में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मेटल का सरफेस जो है सैंड के कांटेक्ट में बहुत तेजी से आता है, बहुत जल्दी आता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर चिल्ड कास्ट आयरन का निर्माण शुरू हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मैलेबल कास्ट आयरन। मैलेबल कास्ट आयरन का निर्माण कैसे होता है? मैलेबल कास्ट आयरन का निर्माण होता है जब कास्ट आयरन में हीट ट्रीटमेंट या अनिलिंग प्रोसेस कर दिया जाए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अनिलिंग प्रोसेस में आपका जो कंबाइंड कार्बन है, ठीक है, जो व्हाइट कास्ट आयरन का निर्माण कर रहे थे वो किस फॉर्म में आ जाते हैं? नोडुलर, मतलब छोटे छोटे दाने के फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे फ्री ग्रेफाइट कहते हैं। ये समझा किसी को मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं मैलेबल कास्ट आयरन के बारे में? आचल सर जो छोटे छोटे मतलब फफूंद के बोले। हाँ, इसमें होता क्या यस है, सर। हाँ इसमें होता क्या है कि जो मैलेबल कास्ट आयरन होता है, मैलेबल कास्ट आयरन जनरली क्या होता है कि आप चिल्ड कास्ट आयरन लो या ग्रे कास्ट आयरन या व्हाइट कास्ट आयरन लो, जब आप उसको लेके, अब आपको पता है कि व्हाइट कास्ट आयरन में भी अंदर कार्बाइड है, चिल्ड कास्ट आयरन में भी अंदर कार्बाइड है। ठीक है, और वो बना है अचानक ठंडा करने की वजह से। लेकिन अगर आप उसको लेकर अगर आप उसका हीट ट्रीटमेंट कर दें, ठीक है, जो हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है कि एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म किया, उस टेम्परेचर तक कुछ समय तक रोक के रखा, फिर धीरे धीरे ठंडा किया, जब इस प्रोसेस को जब आप अपनाते हैं तो क्या होता है धीरे धीरे उसके अंदर जो कार्बाइड है, कार्बाइड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और वो क्या होगा कि कार्बाइड टूटकर कंबाइंड कार्बन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो कार्बाइड जो क्या था कि उसमें कुछ आपके जो कुछ कार्बन तो कार्बन एटम में कन्वर्टेड थे, जो उसके अंदर पिघली धातु में वो उपस्थित थे, लेकिन कुछ कार्बन अचानक ठंडा करने की वजह से कार्बाइड में कन्वर्ट हो गए थे, Fe3C कहलाते थे। वो दोबारा टूट के और उस कार्बन के एटम के साथ फिर से कंबाइंड होकर सिंगल कार्बन बन जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इसके गुणों में सुधार होगा और यह कहलाएगा मैलेबल कास्ट आयरन। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है यहाँ पर। सर एक बार और बता दीजिए। ओके, चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो ये वाला इमेज देखते हैं। इस इमेज में आपको देखते हैं क्या समझ में आता है। हाँ, ये इमेज खुल गई सबके सामने। यस सर। अब इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि इसमें ये व्हाइट कलर की संरचना दिखाई दे रही है, व्हाइट कलर का, ये देखिए, ये दिख रही है सबको? सब जगह है ये व्हाइट कलर, ये देखिए बीच बीच में है ना ये। यस सर। ये जो व्हाइट कलर है ये होता है एक्चुअल में कार्बाइड। ठीक है, और ये जो डार्क ब्लैक कलर है, ये जो डार्क ब्लैक कलर है ये है आपका कार्बन। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि जब आपने क्या किया
कि जब आपने मेटल को बहुत तेज़ी से ठंडा किया तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये ग्रेफाइट का फॉर्मेशन हो गया और प्लस ये कार्बन के कुछ पार्टिकल अलग से बचे रह गए। ये जो सॉरी कार्बाइड का फॉर्मेशन हुआ, ये जो कार्बाइड है ये होता है आपका Fe3C। ठीक है, जितना ज़्यादा कूलिंग रेट होगा आपका, ये जो एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, ये एरिया उतना बड़ा बनेगा। मतलब जो कार्बाइड है, कार्बाइड की जो मात्रा होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इसको आप अगर हीट ट्रीटमेंट कर दें तो ये जो इतना बड़ा एरिया जो दिखाई दे रहा है Fe3C का, ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर ये एरिया वाइट कलर की जगह ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर में, और ब्लैक कलर ही आपका कार्बन है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, ये जो प्रोसेस है, इसकी वजह से मैलेबल कास्ट आयरन का होता है। ठीक है, अब क्लियर है सबको? ओके, नोडुलर कास्ट आयरन क्या बोलता है? नोडुलर कास्ट आयरन ये क्या है, एक तरीके का डक्टाइल आयरन है जिसमें स्फेरिकल ग्रेफाइट जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब जो आयर आपका कार्बन आइटम होगा, कार्बन आइटम क्या होगा कि ये ग्रेफाइट के छोटे छोटे गोलों के रूप में उपस्थित होगा। ठीक है, इसमें जैसे इसमें आप देख रहे थे, इसमें क्या दिख रहा था कि इसमें एक सरफेस, इस तरह का एक अनइवन सरफेस दिखाई दे रहा था। लेकिन जो नोडुलर कास्ट आयरन में होगा उसमें जो कार्बन होगा वो ग्रेफाइट के छोटे छोटे दाने के रूप में होगा। ठीक है, इसके लिए इसे बोलते हैं हम लोग नोडुलर कास्ट आयरन। ठीक है, नोडुलर कास्ट आयरन में जो मेन एलिमेंट जो मुख्य रूप से मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है आपका मैग्नीशियम, जिसकी वजह से ये नोडुलर कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, यस सर। ओके, इसका भी देखते हैं स्ट्रक्चर, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें ये है आपका नोडुलर कास्ट आयरन। ठीक है, अब नोडुलर कास्ट आयरन में आप देखेंगे इसमें, देखिए ये जो है आपका, ये जो ये ब्लैक कलर के जो गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, ये गोल स्पॉट जो दिखाई दे रहे हैं, यही गोल स्पॉट एक्चुअली नोडुलर कास्ट आयरन है। ये है एक्चुअली कार्बन आइटम जो गोल गोल क्या बोलूँ उसको मैं, राउंडेड शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नोडुलर कहलाता है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा ना? चलो, इसको इसके स्ट्रक्चर से ही हमेशा पहचाना जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कास्ट आयरन के जो इतने टाइप्स है, कास्ट आयरन के इतने टाइप्स, 5 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसका एक एक और टाइप रह जाता है, वो कहलाता है आपका एलॉय कास्ट आयरन। तो एलॉय जो कास्ट आयरन होता है, इसमें एलॉय का मतलब होता है कि ऐसी धातु जिसमें अलग अलग धातुओं के एक से अधिक एलिमेंट मिलाए जाते हैं। जैसे एलॉय कास्ट आयरन होता है ऐसा आयरन जिसमें निकिल है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, इस तरह की अन्य धातुओं को भी अलग से मिला दिया जाता है और इनकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो ज़्यादा रखी जाती है, जिसकी वजह से ये एलॉय में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एलॉय हमेशा ध्यान रखिए, एलॉय ऐसा मेटल है जिसमें एक से अधिक धातुओं का मिक्सचर किया जाएगा, एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन तो होगा ही होगा, उसके अलावा अन्य धातुओं को भी मिला दिया जाएगा। जैसे इसमें हमने निकिल मिला दिया, क्रोमियम मिला दिया, मोलिब्डेनम मिला दिया। ये ऐसी धातुएं हैं जो ऊपर वाले जो कास्ट आयरन थे उसमें नहीं मिलाई गई थी, लेकिन इसमें मिला दी गई है। इसकी वजह से ये एलॉय कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं प्लेन कार्बन स्टील के बारे में। ठीक है, एक्चुअली में जो प्लेन कार्बन स्टील होता है, प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन की जो वैल्यू होती है वो कास्ट आयरन के अगेंस्ट में काफ़ी कम होती है। ये होता है कास्ट आयरन और कार्बन स्टील में डिफरेंस, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसमें जो प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो होती है मैक्सिमम कितनी, 1.4%। ये डेफिनेशन आती है प्लेन कार्बन स्टील के लिखने के लिए। ठीक है, और जो कार्बन होता है वो उपस्थित होता है किस फॉर्म में, आपका कार्बाइड के फॉर्म में, Fe3C के फॉर्म में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि कार्बन की उपस्थिति मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करती है, तो जब कार्बन इसमें 1.4% पाया जाता है तो इसकी वजह से इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हार्डनेस भी अच्छी होगी और स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, क्योंकि जो कार्बन की जो वैल्यू है वो एक एवरेज वैल्यू पे है। ठीक है, इसकी वजह से ये भंगुर नहीं है। अगर कास्ट आयरन से अगर हम कंपेरिजन करें तो कास्ट आयरन में तो कितना है, कास्ट आयरन में तो आपका 3 से 4.5% तक कार्बन पाया जाता था, इसमें तो फिर भी
1.4% तक कार्बन है ना। तो हार्डनेस भी है और प्लस टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ठीक है। दूसरे अदर एलिमेंट के रूप में क्या क्या पाए जाते हैं इसमें, सिलिकॉन है, आपका सल्फर है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, वही क्रम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ये अदर एलिमेंट के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में अक्सर ये प्लेन कार्बन स्टील के बारे में लिखने के लिए आता है, तो डेफिनेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1.4% कार्बन कंटेंट, ये लिखना बहुत जरूरी है। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, Fe3C कार्बाइड के फॉर्म में पाया जाता है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट है ये एलिमेंट आप लिखिएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, इसमें जितना जो कुछ मैं बताता जा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलिए, ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है जिसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैंने आप कवर किए हैं, ठीक है। तो जितना मैंने इसमें लिखा है ये आपको एकदम परफेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है प्लेन कार्बन स्टील को 3 पार्ट में। एक होता है लो कार्बन स्टील, दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील, और तीसरा है आपका हाई कार्बन स्टील। ये 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये कभी कभी प्लेन कार्बन स्टील की जगह ये स्टील के टाइप पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब टाइप आप लिखेंगे तो कार्बन की परसेंटेज वैल्यू को लिखना बहुत जरूरी है। अब चूंकि नाम से पता लग रहा है लो कार्बन स्टील, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन की जो परसेंटेज वैल्यू है वो सबसे कम होगी। कितनी है, 0.10 से 0.25%, ठीक है। फिर आती है आपकी मीडियम कार्बन स्टील। अब मीडियम कार्बन स्टील आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो लो और हाई कार्बन के बीच की वैल्यू होगी। जैसे इसमें कितना है, देखिए लो कार्बन स्टील में कार्बन की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 0.25, और वही जो मैक्सिमम वैल्यू है वही मीडियम कार्बन स्टील के लोअर वैल्यू पे काम कर रही है, तो 0.25 से 0.55% हो गई, ठीक है। और हाई कार्बन स्टील के लिए मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन की जो लोअर वैल्यू थी 0.55, वही हाई कार्बन स्टील के लिए लोअर वैल्यू हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 0.55 से 1.4% कार्बन पाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है लो मीडियम और हाई कार्बन स्टील का विद परसेंटेज वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसका यूज अक्सर पूछा जाता है, यूज क्या क्या है। सबसे पहला यूज क्या है, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज में, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इंगट और पिग आयरन में, ठीक है। तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मोटर का जो जो इलेक्ट्रिकल जो मोटर होती हैं, बड़ी बड़ी मोटरें जो होती हैं, या आपका घरों में जो टुल्लू पंप आप यूज करते हैं उसमें भी देखते होंगे, उसमें नीचे आधार बना रहता है जिसके जरिए उसे जमीन में रखा जाता है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे 4 छेद भी बना दिए जाते हैं ताकि स्क्रू टाइट किया जा सके, ठीक है। तो ये उसी बेस की बात कर रहा है, वो बेस हो गया, उसकी पूरी बॉडी हो गई, हाउसिंग हो गई, और अंदर जो रोटर है जो रोटेट करता है वो रोटर, ठीक है, उसका निर्माण करने में करते हैं। चौथा पॉइंट है रोलिंग मिल के रोल्स का निर्माण करने के लिए भी किया जाता है। रोल्स मतलब रोलर, जिसके बीच में धातुओं को रखकर रोल किया जाता है, ठीक है। तो आपका इसका इस तरह के आयरन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एलॉय स्टील के बारे में। ऊपर हम लोग बात करते हैं एलॉय कास्ट आयरन के बारे में, नीचे बात करेंगे एलॉय स्टील के बारे में, ठीक है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज वैल्यू 1.4 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसमें एलॉय स्टील का जो मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, 0.5% मैग्नीज और 0.5% सिलिकॉन, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है या मेन एलिमेंट है जो एलॉय स्टील में पाए जाते हैं कार्बन को अलावा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो एलॉय स्टील होते हैं, एलॉय स्टील में चूंकि कार्बन की परसेंटेज वैल्यू कास्ट आयरन से कम है, इसकी वजह से इसकी यील्ड स्ट्रेंथ और यील्ड पॉइंट और स्ट्रेंथ जो है दोनों ही अच्छे होंगे, ठीक है। मतलब जल्दी टूटेगा नहीं, अगर हैमरिंग वैमरिंग करेंगे तो किसी तरह का कोई बैड इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ, चले यहाँ तक सबको, यस सर। ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है, अब चूंकि कार्बन की परसेंटेज वैल्यू 1.4 से ज़्यादा नहीं है, कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग, ये स्ट्रांग होंगे क्योंकि कार्बन की परसेंटेज वैल्यू कम से कम 1.4 तो है, ठीक है। स्ट्रांग मजबूत है, टफ है, और इसमें फटीक रजिस्टिविटी भी है, मतलब फटीक स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें पर्याप्त मात्रा में फॉर्मेबिलिटी का गुण पाया जाता है, डक्टिलिटी होती है और वेल्डेबिलिटी होती है, ठीक है। आप इसके पतले पतले तार भी खींच सकते हैं और इसको आप आसानी से वेल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट क्या है कि इसमें कोरोजन और अब्रेजन रजिस्टिविटी भी अच्छी होती है, मतलब अब्रेजन का मतलब होता है घिसाव, आप किसी चीज़ से अगर खुरचेंगे तो वो जल्दी खुरचेगा नहीं। जैसे एल्यूमिनियम के जो गिलास होते हैं या एल्यूमिनियम के जो भगोने होते हैं, अगर आप उसको ब्लेड से अगर आप
एक ब्लेड अगर उसके ऊपर चला दें तो उसमें कट का निशान बन जाता है। लेकिन अगर वही आप स्टील के बर्तन में या कार्बन स्टील की प्लेट में अगर आप ब्लेड मारेंगे तो उसमें ब्लेड आपकी खराब हो जाएगी, उसमें कट का निशान नहीं बनेगा। यही डिफरेंस होता है आपका फेरस मेटल में और नॉन फेरस मेटल में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके यूज के बारे में, यूज क्या क्या है इसके। तो सबसे पहला जो यूज है आपका स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में, मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जैसे जनरली जैसे घर में जब मकान बन रहा होता है किसी का, तो उसमें बीच में पिलर डाला जाता है, पिलर के अंदर लोहे की सरिया डाली जाती हैं। तो सरिया एक स्ट्रक्चर है, तो वो सरिया आपकी इस तरह के प्लेन कार्बन स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है आपका रेल रोड पैसेंजर। yes sir, तो रेल रोड जो पैसेंजर है ये एक्चुअली होती है आपके रेल की पटरी। ठीक है, इससे रेल की पटरी का भी निर्माण किया था। रेल रोड पैसेंजर का मतलब है रेल की पटरी है। ठीक है, फिर आता है पर ट्रांसमिशन टावर। ऐसे टावर जिससे बिजली की सप्लाई जो है दूर दूर तक की जाती है। जैसे 440 वोल्ट के जो बहुत बड़े बड़े खंभे नहीं होते जो खेतों में लगे रहते हैं, बहुत हाइटेड होते हैं। ठीक है, उसमें चार चार वायर लगी होती हैं और उसमें चट चट की आवाज़ आती है। तो वो जिस खंभे पे जो माउंट किया जाता है, वो जो खंभा होता है, वो खंभा इसी आपका कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, बाद में उसको गैल्वेनाइज कर दिया जाता है। ठीक है, लॉन्ग स्पैन ब्रिज। लॉन्ग स्पैन ब्रिज का नाम क्यों लिया गया? ऐसे ब्रिज जिसकी चौड़ाई या लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें बीच में जब लोड गाड़ियाँ जब बीच में आ जाती हैं, तो वो क्या होती हैं कि वो पुल को नीचे की तरफ दबाती हैं। तो इसकी वजह से उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो पुल टूट जाएगा। तो इसके लिए लॉन्ग स्पैन ब्रिज में इस तरह के आपके कार्बन स्टील का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ यहाँ पर अपना टॉपिक आज का ख़त्म होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको और बताना बताना चाह रहा हूँ, वो आप लिख सकते हैं कि इसमें जो इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है, जैसे आपने मिलाया था कास्ट आयरन में, आपने सिलिकॉन है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, इस तरह के अन्य एलिमेंट को जो मिलाए थे उसका इस पर असर क्या पड़ता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो सिलिकॉन होता है, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है मैंने। सिलिकॉन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो जनरली पाई जाती है 3%। ठीक है, मैक्सिमम अगर माना जाए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रे कास्ट आयरन में जो मैक्सिमम वैल्यू है 2.75 है ना। ठीक है, मगर तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर ग्रे कास्ट आयरन में जो सिलिकॉन की जो मैक्सिमम वैल्यू परमिसिबल है वो 3% से ज़्यादा नहीं होगी, 3% से अंदर ही रहेगी। तो 3% जो सिलिकॉन है वो क्या करता है कि वो इसकी जो मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज है या मशीनिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छा बना देता है। मतलब अगर आप मशीनिंग करेंगे तो बहुत आसानी से मशीनिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सल्फर। सल्फर की मात्रा अगर हमने मिलाई तो सल्फर की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर आप देखेंगे सल्फर की वैल्यू जो वेरी करती है कितनी, 0.02 से 0.15%। तो ऊपर देख ले तो ऊपर कितनी है वैल्यू? ओके, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन में ही सबसे ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो जो सिल्क सल्फर की जो सल्फर है, सल्फर का मुख्य जो रोल होता है वो आपका जो कास्ट आयरन है उसकी हार्डनेस और उसकी ब्रिटलनेस को बढ़ाना है। तो सल्फर की मात्रा अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी वजह से वो हार्ड और ब्रिटल होता चला जाएगा और ज़्यादा। कार्बन तो होता ही है रिस्पॉन्सिबल, कार्बन हमेशा हार्डनेस बढ़ाता है, बट अगर सल्फर की मात्रा अगर और बढ़ाते चले जाएंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा करेगा। ठीक है, और मटेरियल हार्ड और ब्रिटल होता चला जाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज क्या करता है? मैग्नीज की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0.1 से 0.4% इसमें दी हुई है। ठीक है, व्हाइट कास्ट आयरन में। लेकिन मैग्नीज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वेरी करती है 0.75% तक। ठीक है, तो मैग्नीज क्या करता है कि मैग्नीज आयरन को वाइट कलर देता है ना, जैसे व्हाइट कास्ट आयरन में। ठीक है, व्हाइट कलर देगा और दूसरा हार्डनेस तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो हार्डनेस बढ़ाने के कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए, कार्बन, मैग्नीज और सल्फर। ये तीनों एलिमेंट की उपस्थिति की वजह से कास्ट आयरन की हार्डनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो ब्रिटलनेस की तरफ चला जाएगा, भंगुर बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फास्फोरस। फास्फोरस में की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 1% से ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फास्फोरस कितना परसेंटेज वैल्यू है, 0.05 से 0.2%, मतलब 1% से कम ही है। इसका मतलब क्या है
कि मैक्सिमम जो अलाउेबल जो फास्फोरस की वैल्यू है वो है केवल 1% या 1%, ठीक है। तो 1% जो है फास्फोरस ये भी ब्रिटलनेस को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो हार्डनेस है, ब्रिटलनेस को जो बढ़ाने के जो कारक है, एक कारक आपका और बढ़ गया, वो है आपका फास्फोरस, ठीक है। तो ये सभी मिलकर कास्ट आयरन की हार्डनेस को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो एंड हो